everyone, welcome to JRF Atta with Aditi. My name is Aditi and I'm going to talk about UGC NET examination preparation strategy for this year aspirant. जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, दिसंबर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम होने वाला है, तो वहां पर जो भी बच्चा है वो डेफिनेटली एक डिलेमा में होगा कि व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक यूजीसी नेट, जो कि बहुत डिफिकल्ट और अच्छे एग्जाम्स में से आता है। हमारे देश के अगर टॉप 10 एग्जाम्स निकाले जाए तो उसमें से नेट एग्जाम आता है, चाहे वो CSIR हो या वो UGC हो। तो आज इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूं कि यहाँ पर UGC नेट एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करने वाले 3 ऐसी कैटेगरीज है जो हमें सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर 3 कैटेगरी के अंदर बच्चे सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या तो वो फर्स्ट टाइमर होने वाले हैं, या वो रिपीटर होने वाले हैं, या फिर वो होने वाले हैं JRF एस्पिरेंट्स। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइमर्स की। ये फर्स्ट टाइमर्स वो बच्चे हैं जो शायद अपने यूजी के बिल्कुल ही एंड के अंदर है और डेडिकेटेड है कि मुझे टीचिंग लाइन में या अकेडमिक लाइन में ही आगे जाना है, और डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं ऑब्वियसली, या फिर ये भी बोल सकते हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही इसलिए रहे हैं सो दैट मैं नेट के लिए एलिजिबल हो सकूं, क्योंकि अगर आप लोग को पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो तो आप नेट एग्जाम नहीं दे सकते। तो सबसे पहली कैटेगरी तो ये मुझे लगता है ये सबसे क्लियर और सबसे बोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डेफिनेटली एक ही डायरेक्शन की तरफ आगे जाने वाले हैं, और इन्हें शायद बताना कि कब आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए या कब आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए वो बहुत आसान है। अब वो भी फर्स्ट टाइमर्स के अंदर आते हैं जो बहुत सारी फील्ड्स को ऑलरेडी फिल्टर कर चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हैं और अब सोच रहे हैं कि मुझे टीचिंग की तरफ इंक्लिनेशन हो रहा है, या धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैं टीचिंग फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो भी फर्स्ट टाइमर में है जिन्होंने आज तक कभी नेट का एग्जाम दिया नहीं है, बट हाँ अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ हम इस फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। फर्स्ट टाइमर में वो भी लोग आते हैं जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं और अब उन्हें वो जॉब स्विच करनी है। ऑब्वियसली लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं, आपने मेरा प्रोफाइल रीड किया, उसमें आपने देखा है मैंने मल्टीपल डाइवर्स डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करके देखा है, और फाइनली जब मुझे रियलाइज हुआ कि आई लाइक टीचिंग तो मैंने उसे कंटिन्यू किया और इसीलिए मैंने JRF किया। अब बात ये आ जाती है कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई मल्टीनेशनल में काम कर रहा हो और उसे उस रूटीन लाइफ से अब जो है वो डिफरेंट कुछ करना है, या वो टीचिंग की तरफ इंक्लाइन हो गया, तो वो भी फर्स्ट टाइमर के अंदर आता है। दूसरी कैटेगरी आती है रिपीटर्स। ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी UGC नेट एग्जामिनेशन दे चुके हैं और उन्हें बेसिक ब्लूप्रिंट पता है, आइडिया पता है, 2 पेपर होते हैं, इसमें इतना लाना है, उसमें इतना लाना है, अब सब पता लग गया है, और अब फाइनली जो है वो अपना पेपर दोबारा दे रहे हैं, यानी कि उनको एक बेसिक आइडिया तो है, मतलब नींव उनकी है तैयार, अब जो है वो प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, राइट। इन्होंने कभी ना कभी UGC नेट एग्जामिनेशन दिया है। और थर्ड कैटेगरी जो मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी या सबसे टफ कॉम्पिटिटिव हर एक स्टूडेंट का रहता है, वो है JRF एस्पिरेंट्स। ये वो कैटेगरी है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी ये नेट वाली सिचुएशन में है और इन्हें एक बहुत बड़ा जंप लेना है JRF के लिए। ये देखने में ऐसे लगता है नेट और JRF। सबसे पहली बात तो ये भी समझना जरूरी है कि दोनों के लिए एक ही पेपर होता है, पर दोनों की कट ऑफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो अगर 100 बच्चे आपका एग्जाम देते हैं UGC नेट का, तो 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका नेट होता है, पर उस 6 में से भी शायद एक ऐसा बच्चा होगा जिसको JRF मिलेगा। सिर्फ एक मेटाफरली समझाने की कोशिश करियो, क्योंकि 6% और जो 6% है उसका भी 6% जो है वो JRF लेके जाता है। सो बहुत ही ज्यादा फिल्ट्रेशन के बाद में आपको JRF मिलता है। पिछले 2 साल के अगर हम देखें तो नंबर ऑफ JRF जो है वो काफी हो रहे हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि इंक्लिनेशन इस एग्जाम की तरफ आने लगा है। एकदम से बहुत सारे लोग हैं जो अब इसकी तैयारी करवाने भी लगे हैं और करने भी लगे हैं। तो ये है मेरी थर्ड कैटेगरी जो अभी नेट तो है, बट उन्हें अब लीप लेना है, लंबा जंप लेना है JRF के लिए। मैं आपको फिर बता दूं मैं क्यों लंबा बोल रही हूँ। नेट आपका बार बार हो रहा है तो आप एक तो साइकिल में आ गए, उस लूप में आ गए हो, और अब आपको एक बड़ा जंप लेना है JRF के लिए, क्योंकि कभी कभी आप एग्जाम देते हुए और उसको पार्शली सक्सेसफुली अकम्प्लिश करके भी आपको सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ये वो वाले बच्चे हैं कि नेट तो हो रहा है मैम बार बार, बट JRF नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो तीनों के लिए ही स्ट्रैटेजी बाद में डिस्कस करेंगे, बट टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तीनों ही कैटेगरी की बात करूं तो तीनों ही कैटेगरी के लिए परफेक्ट टाइम जो है वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ में मैं आप लोगों को ये चीज बताती हूँ, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो ब्राइटेस्ट टाइम होता है मुझे ऐसा लगता है कि आपके JRF के लिए या आपके UGC नेट एग्जाम के लिए। आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हो या आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर बस आने ही वाले हो, तो वो परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि UGC आपको एग्जाम निकालने के
बाद भी 2 साल का समय देता है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, और मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल के ही होते हैं। तो आप ये सोचो कि आपने इधर एडमिशन फॉर्म भरा है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का और आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हो, और आप अच्छे से तैयारी करो, जब तक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तब तक आपके पास में सिलेक्शन होगा। जैसे कि मैंने भी अपने फाइनल सेमेस्टर के अंदर ही जेआरएफ कर लिया था, तो बिल्कुल वैसे ही आप लोग भी ये कर सकते हो। अगर आपका सेमेस्टर वाइज होता है तो आप वैसे सोचो, अगर ईयरली वाइज होता है तो वैसे सोचो, बट डेफिनेटली ये ब्राइटेस्ट टाइम होता है क्योंकि इस वक्त आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो अपनी पढ़ाई से। सोच के देखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्योंकि आप सेमेस्टर्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपको वही सारी चीजें दोबारा से पढ़नी है, राइट। यूजी और पीजी दोनों का मिला के और 11th-12th का भी मिला के आपको पढ़ना होता है। तो आप ये सोच के देखिए कि आपके लिए वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट टाइम है, क्योंकि दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव उसी टाइम पे है। उसके बाद में मुझे लगता है हमारे रिपीटर्स आते हैं। ये रिपीटर्स वो बच्चे हैं, जैसे मैंने कहा, जिनका नींव बन चुका है, जिनको बेसिक नॉलेज तो है कि क्या है, कैसे करना है। अब प्रॉब्लम इनका ये है कि इनको फिल्ट्रेशन और ब्लॉकिंग सीखनी चाहिए, जो मुझे लगता है, वैसे तो देखो मुझे किसी को कुछ सिखाना नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए आई हूँ। तो वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मुझे लगता है जो रिपीटर्स हैं या जिनको नेट निकालना है, एक बार पेपर दे चुके हैं, 2 बार पेपर दे चुके हैं, बट नहीं निकल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो सही क्रैक नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो बटन नहीं क्रैक कर पाए हैं, जिससे मुझे लगता है कि आप लोग नेट क्वालिफाई कर सकते हो। नेट क्वालिफाई करना, अगर आप एक अच्छे डिसेंट तरीके से पढ़ते हो और रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो, तो डिफिकल्ट नहीं है। सुनने में लगता है कि मैम 100% है और फिर उसमें से 6% नेट होता है, बट अगर आप थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करो और पेपर 1 का जो प्ले है उसको समझ जाओ, तो मुझे लगता है कि आपका नेट निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर उसी पेपर 1 को आपने बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर लिया, तो आप जो ये थर्ड कैटेगरी वाले हैं, जो नेट से जेआरएफ वाले लीप बच्चे हैं, उनका भी जेआरएफ हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। अगर आप रिपीटर हो तो आपको डेफिनेटली ये पता चलना चाहिए कि पिछले एग्जाम में मैंने ऐसा क्या मिस किया। उसके लिए आपको पूरा का पूरा अपना पेपर एनालाइज करना चाहिए अपने व्यू पॉइंट से, और फिर उसके बाद में आपको फिल्टर करना चाहिए कि मुझे ज्यादा दिमाग या ज्यादा स्ट्रैटेजी किसके लिए बनानी है, किसके लिए मेहनत करनी है। और फिल्टरिंग के बाद में आती है ब्लॉकिंग। आपको अपना कंटेंट ब्लॉक करना होगा। मैं इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि YouTube पे बहुत सारा कंटेंट है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, बट कौन सा कंटेंट मेरे लिए यूजफुल है ये आपको डिसाइड करना होगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है जो शायद मुझे लगता है, पर्सनल है, सब्जेक्टिव ओपिनियन है, कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी जगहों पर यह पढ़ाया जाता है जो इंपॉर्टेंट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे फिल्टर करते हो और कैसे उस पर जज करके आगे बढ़ते हो। और जो बच्चे ऑलरेडी ब्लॉकिंग और फिल्टरिंग सीख चुके हैं, उनका एप्लीकेशन में अगर प्रॉब्लम होता है कि एग्जाम में जाके रायता फैल जाता है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रैक्टिस लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए या मॉक टेस्ट लगाइए, और सीबीटी ही लगाइए क्योंकि एग्जाम सीबीटी होता है। इसके अलावा अगर मैं नेट और जेआरएफ वाले ये बच्चे जो हैं इनकी बात करूं, जिनकी जंप लेने की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे डिफिकल्ट टाइम इन्हीं का है, राइट। ये जो एक फेज होता है ना कि नेट तो निकल रहा है बट जेआरएफ नहीं निकल रहा है, ये बच्चे मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट वाली सिचुएशन के अंदर आते हैं। और इनके लिए मैं कहती हूँ कि जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो आपको दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि मेरा नेट ऑलरेडी हो चुका है, जेआरएफ के लिए करना है, तो लास्ट के 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना भी पढ़ के मैं काम चला लूंगा। मैं आपको एक ऑनेस्ट फैक्ट बताती हूँ कि आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं निकल सकता है 3 महीने में, मैंने खुद ने भी 3 महीने पढ़ के निकाला, बट जैसा मैंने कहा मैं अपने सेमेस्टर में थी, तो ऑलरेडी मैंने अपने बैचलर्स में और अपने मास्टर्स में, जो मेरा मेजर कंप्यूटर में था, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई थी, अच्छे से नोट्स भी बनाए थे, मतलब तमीज से पढ़ाई की थी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इसलिए मुझे 3 महीने लगे और उसके बाद में दिसंबर में एग्जाम हुआ एंड आई क्वालिफाइड जेआरएफ। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हम उस लेवल पे हैं तब तो 3 महीना ठीक है, क्योंकि जो नेट का सिलेबस है वही इतना बड़ा है कि मिनिमम 3 महीना तो चाहिए आपको। बट फिर भी मैं कहूंगी कि एक बार मेरे सुन लीजिएगा, ट्राई करके देखना, बताना फॉलो होता है तो सही रहता है या नहीं रहता है, कि आप जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो उतना करिएगा। क्योंकि अगर आप नेट निकाल पा रहे हो तो आपको नेट निकालना तो आ गया, बट अगर जेआरएफ नहीं हो पा रहा है और उस लूप में फंस गए हो, तो डेफिनेटली आप ऐसे टॉपिक्स या ऐसे पॉइंट्स मिस कर रहे हो जो पॉइंट्स अभी तक आपने टच ही नहीं किए हैं, आपके लिए वो बिल्कुल नए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ के तो जाते हो, बट रिसर्च एप्टीट्यूड में अभी तक भी आप लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर आप लोगों ने इंटरनल वैलिडिटी की थ्रेड्स जैसे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि अब डायरेक्टली जो है बच्चा या एग्जाम में बैठता है और एकदम से सडनली सरप्राइजिंग क्वेश्चंस उसके सामने आते हैं, एमएसओस उसके सामने आते हैं, एमटीसीज उसके सामने आते हैं, मैच द कॉलम की बात कर रही हूँ, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन की बात कर रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे पैटर्न भी चेंज हो रहा है।
तो उस चेंज्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग नए टॉपिक्स को हंट करके आप लोगों को उस पे जाना ज़रूरी होता है। तो मेरे हिसाब से ये लोग ऐसे हैं जो अगर प्रायरली भी और ये रोज़ का 2 घंटा भी देंगे तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। इसके साथ में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपना जॉब कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, जो भी कर रहे हो आप कर सकते हो। पर साथ में अगर दिन के 1 घंटा, 2 घंटा भी आप निकालते हो पर कंसिस्टेंट रहते हो और नई चीज़ों को ओवरलैप करते हो, तो आपका वो नेट और जेआरएफ के बीच का जो 1-2% का या 5% का डिफरेंस है, वो आप ओवरकम कर सकते हो नए टॉपिक्स को इंक्लूड करके। क्योंकि जो आपने पढ़ा है और जो रजिस्टर कर लिए हैं चीज़ें, उनसे तो नेट निकल रहा है। अब उनसे नहीं, आपको अपने डोमेन ऑफ टॉपिक्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। होपफुली समझा पा रही हूँ कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब आपको जेआरएफ के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ मैथमेटिकल रीजनिंग का प्ले जो है वो नेट के एग्जाम में धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। मैं सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रही हूँ। और वो आता है जब आपका एप्टीट्यूड अच्छा होता है। तो एप्टीट्यूड के लिए अगर रोज का आधा घंटा भी आप एप्टीट्यूड पे काम करते हो तो दैट इज मोर देन इनफ। और 6 महीने मुझे लगता है एक आइडियल टाइम होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने का। इससे ज्यादा भी बच्चे करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में आजकल थोड़ा डिले चल रहा है। बट फिर भी यूजीसी ने भी 6 महीने की साइकिल इसीलिए बनाई थी क्योंकि एक सेमेस्टर की पढ़ाई सफिशिएंट रहती है आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। तो सोच के देखिएगा और अप्लाई करके देखिएगा और बताइएगा कि क्या आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा। अपनी अपनी कैटेगरी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हो। और साथ ही साथ मैंने डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी भी बनाई है, स्पेशली जो मेरे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बात करूंगी। और साथ ही साथ बात करूंगी कि बाकी सभी बच्चों के साथ में भी कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए एटम बैच आ चुका है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपना टाइम, अपना जो मनी है वो हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन यू आर मोर देन वेलकम। हमारा बैच ऑलरेडी 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इफ यू वांट यू कैन एनरोल। प्राइसिंग जैसा आपको पता है मार्केट प्राइस से सबसे लोएस्ट हम लोगों ने रखी है क्योंकि मोटिव यही था। जहाँ पे मैं ऑलरेडी काम कर रही थी और आप जानते हो कहाँ पर कर रही थी या जान जाएंगे कि मैं कहाँ पर कर रही थी, तो वहाँ की प्राइसिंग और वहाँ का स्ट्रक्चर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पर आना चाहूँगी और ये स्टार्टअप इसीलिए स्टार्ट हुआ है। तो प्राइसिंग आपके सामने है। अपने खुद के नोट्स भी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, साथ ही साथ बाकी फैकल्टीज भी लेके आए हैं। तो ये बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। बट अगर आप सेल्फ स्टडी पे भी जाना चाहते हो तो कोशिश करना कि थोड़ा बहुत इन सब पॉइंट्स को अप्लाई करें। बताइएगा जरूर कौन सी कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सेशन को शेयर जरूर करना सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक रीच कर सके और उनकी भी हेल्प कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।